G7 समिट से हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस स्वदेश लौट आए हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन एक तस्वीर खास थी। उस तस्वीर को लेकर चर्चाएं आम थी कि जब मेलोनी से मोदी मिलेंगे तो क्या नजारा होगा। इस रिपोर्ट को आप देखिए कि मोदी ने G7 समिट के दौरान किस किस से मुलाकात की, और वो सेल्फी भी आपको दिखाई देगी इस रिपोर्ट में, जब मेलोनी सेल्फी के लिए मोदी जी के आगे खड़ी हो गई। देखिए इस रिपोर्ट को। इटली के अपूलिया में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस लौट आए हैं। G7 सम्मेलन में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। इटली के अपूलिया में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी में एकाधिकार को समाप्त करने पर जोर दिया। वहीं पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल का मंत्र भी दिया। आउटरीच सत्र के बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के साथ भी मुलाकात की। G7 शिखर सम्मेलन से इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पोप फ्रांसिस से भी मिले और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। इस सम्मेलन की सबसे ज्यादा जिस तस्वीर का जिक्र हुआ वो थी मोदी और मेलोनी से मुलाकात की तस्वीर। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी के साथ सेल्फी ले रही हैं। दोनों ही वर्ल्ड लीडर एक दूसरे के साथ सहजता के साथ खड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इससे पहले भी मोदी और मेलोनी की सेल्फी को लेकर खूब चर्चा हुई है। सेल्फी से पहले तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली के अपूलिया में जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात भी बेहद खास रही। पीएम मोदी ने इस बार भारत की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार जॉर्जिया मेलोनी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इसके बाद इटली की पीएम ने भी उसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। पीएम नरेंद्र मोदी जब इटली से रवाना वापस भारत के लिए हो रहे थे तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपूलिया में G7 शिखर सम्मेलन मेरे लिए काफी अच्छा रहा। यहाँ विश्व के नेताओं के साथ बातचीत हुई और तमाम विषयों पर चर्चा हुई। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी। साथ ही वो 5वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो मुलाकात हुई और मेलोनी और मोदी की सेल्फी की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। और आप जानते ही हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया में एक वर्ग मोदी और मेलोनी की तस्वीरों को लेकर टिप्पणियां भी करता है और उत्साहित भी रहता है कि जैसे ही तस्वीरें सामने आए तो उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की जाए। भारत में हुए चुनाव की चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत में हुए चुनाव की तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान के सांसद संसद में कह रहे हैं कि किस तरह से भारत में एक व्यक्ति के लिए भी चुनाव किया जाता है। चुनाव आयोग जिस तरह से तैयारी करता है, 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। पाकिस्तान में इन दिनों भारत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल इन दिनों पाकिस्तान में भारत की जमकर तारीफ हो रही है। दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का हर कोई कायल है और अब तो पाकिस्तान के संसद में भारत और उसकी चुनावी प्रक्रिया के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद और विपक्षी नेता शिवली फराज ने भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की है। पहले आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशंस थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था,
कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता, और जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। शिवली फराज ने कहा कि दुश्मन देश से हमें इस चीज को सीखना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया कितनी आसानी से हो सकती है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में आरोप लगने पर देश की डेमोक्रेसी पर असर पड़ता है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत में ईवीएम से चुनाव हुए और परिणाम आने के बाद सभी ने अपनी हार और जीत स्वीकार कर ली। शिवली फराज ने अपने भाषण के दौरान भारत के लिए दुश्मन देश का प्रयोग किया, जिसका कुछ पाकिस्तानियों ने विरोध भी किया है। भले ही पाकिस्तान की संसद से भारत के लिए तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हों, पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के भेजे आतंकी मासूम भारतीयों को मौत के घाट उतार रहे हैं और पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये को लेकर दुनिया भर में उसकी कड़ी आलोचना भी हो रही है। उधर ये भी दिलचस्प है कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती पर दुश्मन देश भी हमारे प्यारे देश भारत की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती छुपाने से, और अच्छाई भी इसी तरह से जगजाहिर हो जाती है। भारत में जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव संपन्न कराए गए, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है। पाकिस्तान भी नाना करते हुए तारीफ कर ही देता है। पानी जिसे उर्दू में आप कहा जाता है, मराठी में पानी कहा जाता है, तमिल में कन्नी, कन्नड़ में नीर, बांग्ला में जोल कहते हैं, संस्कृत में से वारी नीर कहते हैं, ग्रीक में जिसे एक्वा प्योरा कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे वाटर और केमिस्ट्री में H2O कहा जाता है। आज पानी के हम इतने शब्दों का जिक्र क्यों कर रहे हैं, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि आज ये पानी दिल्ली की सियासत की कहानी बन गई है। अब तक जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी को पानी के लिए मुद्दे पर घेर रही थी, वहीं दिल्ली के पानी युद्ध में अब कांग्रेस भी मटका फोड़ प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। देखिए, भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली वालों को अब पानी की बर्बादी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब तक पानी को लेकर दिल्ली में सियासत भी जोर पकड़ रही है। दिल्ली में पानी को लेकर बीजेपी ही केजरीवाल सरकार पर अब तक हमलावर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी पानी के मुद्दे को लेकर केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, पिछली 25 तारीख से दिल्ली में पानी नहीं आ रहा। आज 20 दिन होने को जा रहे हैं और ये केवल जनता को जो है पानी के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। सरकारें आपस में नूरा कुश्ती कर रही हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने आज पूरी दिल्ली में एक बीड़ा उठाया है। हर पूरी दिल्ली के एक कोने में जाकर के मटका फोड़ का आंदोलन किया जाएगा। इस गूंगी बहरी सरकार को उठाया जाएगा, जगाया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या पानी है। आप ये पानी नहीं दे सकते तो और क्या काम करें। कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए दिल्ली के 280 ब्लॉक में मटका फोड़ प्रदर्शन शुरू किया। वहीं बीजेपी भी केजरीवाल पर पानी के लीकेज की समस्या को रोक पाने के मुद्दे पर घेर रही है। आलम यह है कि दिल्ली के अलग अलग इलाके में पानी की कमी से लोग रोज परेशान हो रहे हैं। साथ ही आम आदमी का जनजीवन भी पानी की कमी से अस्त व्यस्त हो रहा है। कांग्रेस का भांडा फोड़ हो चुका है, तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा, क्योंकि समर शुरू हो चुका था। क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार। 20 दिन पहले हमने इस ओर इशारा किया था। हमने सरेआम बाकायदा चिट्ठी लिखी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये बात कही थी कि आने वाले समय में, गर्मी के समय में पानी की समस्या होगी। लिहाजा जो दिल्ली की सरकार है और केंद्र की सरकार है, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता तक पानी पहुंच सके। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम के सिवा पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। दिल्ली में टेम्परेचर 45-47 डिग्री टच कर रहा है, लेकिन मेरा सबसे यही आग्रह है कि इस आपातकालीन परिस्थिति में आरोप प्रत्यारोप करने से बहुत बेहतर है हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके, तो मुझे लगता है स्थिति सुधरेगी। पानी की बर्बादी पर स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। ओखला फेज 2, फेज 3 और श्रीनिवासपुरी में पीने के पानी का त्राहिमाम है। गोविंदपुरी इलाके में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। गीता कॉलोनी में भी लगातार पानी की कमी से लोग जूझ रहे हैं। हालांकि पानी के मुद्दे के जोर पकड़ने के बाद कई इलाकों में टैंकर के द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन लाखों लाख लोग जब पानी की समस्या से जूझ रहे हैं तो टैंकर से कब तक आपूर्ति की जा सकती है। बहुत टंकी आता था, बहुत दिक्कत होता था।
अब जब से आप फोटो लिए तब 2 गाड़ी लगवा देते हैं। पानी की बहुत किल्लत थी यहाँ पे, जब से मीडिया में आया, जब से न्यूज आया, तब से उसके बाद गाड़ी आने लगी। ये तो पहले बहुत एकदम धक्का मुक्की, सबको टाइम से पानी चाहिए, ड्यूटी जाने वाले को ड्यूटी से पहले पानी चाहिए, इसके कारण कोई पानी मिलता, किसी को पानी नहीं मिलता था। दिल्ली में एक तरफ जहां पानी की कमी से लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं अब इस पर तेज होती राजनीति आने वाले समय में और जोर पकड़ेगी। अब सवाल जस का तस है कि आखिर दिल्ली वासियों को कब पानी की समस्या से निजात मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पानी को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है दिल्ली में, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सियासत एक तरफ है, जल ही जीवन है, क्या इससे इतर भी सियासत की जरूरत है? क्योंकि अगर पानी मिलेगा तो इंसान जीवित रहेगा, पानी ना होने से पूरी दिनचर्या ही अस्त व्यस्त हो जाती है। आखिर इसका एहसास किसे होना चाहिए? उत्तराखंड में आज दर्दनाक हादसा हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे में श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी पलटती है, 8 लोगों की मौत हो जाती है, कुछ लोग घायल भी होते हैं। कैसे और कहां पर हादसा हुआ है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में अलग अलग जगहों से तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी बेकाबू हुई भीड़ तो कभी मूसलाधार बारिश ने तीर्थयात्रियों की परेशानी बढ़ा दी। अब इसी बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से एक बड़े हादसे की खबर आई है, जहां एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिर गया। रुद्रप्रयाग जिले से 5 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ हाईवे पर रैतोली के पास ये हादसा हुआ। इस टेम्पो ट्रैवलर में 26 यात्री सवार थे, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई और 12 को सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे में कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन और SDRF सहित अन्य रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। रेलवे लाइन पर काम कर रहे 3 लोग यात्रियों को बचाने के लिए नदी में कूदे थे, जिनमें से भी एक की मौत हो गई। अब आपको बताते हैं कि इस रास्ते पर कब कब हादसे हुए। 15 जून 2024 रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर खाई में गाड़ी गिर गई, जिस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। 28 मई 2024 रुद्रप्रयाग में खाई में गिरा सवारी वाहन और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 22 अप्रैल 2024 को रुद्रप्रयाग ग्वेफड़ भुनका मोटर मार्ग पर खाई में गाड़ी गिरी, इसमें भी एक व्यक्ति की मौत हुई। तो वहीं 31 जनवरी 2024 तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग पर खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए दुख जताया है। सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, जनपद रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर उपचार हेतु भेज दिया गया है। जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। वैसे तो यहाँ हादसे होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये रास्ते पहाड़ी को काटकर बनाए गए हैं। ऐसे में ड्राइवर का जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो गाड़ी खाई में पलट जाती है। इस वजह से लगातार ऐसे हादसे इन रास्तों पर होते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पहाड़ों पर गाड़ी संभल कर चलाइए और संभल कर यात्रा करिए, ये आपके लिए हिदायत है। छत्तीसगढ़ की उस खबर की जिस खबर के आने का आप इंतजार करते हैं, क्योंकि नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है। नक्सली अगर हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं मान रहे हैं सरकार की बात या फिर अपना लाल आतंक को बरकरार रखना चाहते हैं, तो फिर बस्तर में या फिर पूरे छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन नक्सली चलाया जा रहा है। उनके खात्मे का सिलसिला लगातार जारी है। 2 दिन से अबुझमाड़ के जंगलों में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। 8 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं और नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है कि यह संख्या बढ़ सकती है। पूरी खबर क्या है, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। फिर नक्सलियों पर कड़ा प्रहार, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ ऑपरेशन जारी, 8 नक्सली ढेर।
बीते 2 दिनों से सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों को ठिकाना लगाने में जुटे हुए हैं। अबुझमाड़ के कुतुल फरसबेड़ा कोड़ता मेटा क्षेत्र में ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। ऑपरेशन में शामिल नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी के 53वीं बटालियन जवान नक्सलियों पर कहर बनकर टूटे हैं। जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया है और उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। इस ऑपरेशन में एसटीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि 2 घायल जवानों को तत्काल एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए राजधानी रायपुर लाया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर जवान के शहीद होने पर दुख जताया, साथ ही संकल्प भी दोहराया कि नक्सल खात्मे तक खामोश नहीं बैठेंगे। सीएम ने कहा कि मुठभेड़ में एसटीएफ के एक जवान के शहीद होने और 2 जवानों के घायल होने की भी दुखद खबर आ रही है। घायल जवानों को तत्काल एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए राजधानी रायपुर लाया जा रहा है। ईश्वर से शहीद जवान की आत्मा की शांति और घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। नक्सलियों के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई से नक्सली विचलित हैं। उनके खात्मे के लिए हमारी सरकार पूरी तरह तत्पर है और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता हम चुप नहीं बैठेंगे। एक तरफ जवान नक्सलियों को ठिकाने लगाने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ नक्सलियों की साजिश को भी नाकाम कर रहे हैं। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 30-30 किलो विस्फोटक वाले सीरीज आईईडी और एक कुकर बम को बरामद किया है। बीडीएस बीजापुर और बीडीएस 231 सीआरपीएफ की टीम को डी माइनिंग के दौरान ये आईईडी मिला है। दरअसल नक्सलियों ने स्ट्रीट सोलर पैनल के पोल को काटकर डायरेक्शनल पाइप बम तैयार किया था। गदामली और कडेर के बीच रोड किनारे और रोड के बीच में 2 पाइप बम और 1 कुकर बम प्लांट किया गया था। पाइप बम करीब 30-30 किलोग्राम के और कुकर बम 10 किलोग्राम के लगाए गए थे। कमांड स्विच सिस्टम से सभी आईईडी को 2-2 मीटर की दूरी पर सीरीज में लगाया गया था। आपको बता दें कि 6 महीने में 72 बार मुठभेड़ और 131 नक्सली ढेर हो चुके हैं। पुलिस ने 136 हथियार जब्त किया। 6 महीने में 399 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 6 महीने में 183 नक्सली गिरफ्तार हुए। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 महीने में 7 बड़े एनकाउंटर हुए हैं। 2 अप्रैल को बीजापुर के गंगालूर में 13 नक्सली ढेर हुए। 16 अप्रैल को कांकेर के हापाटोला में 29 ढेर हुए। इसमें 25 लाख के नामी नक्सल कमांडर शंकर राव ढेर हुआ। 30 अप्रैल को नारायणपुर के टेकमेटा में 10 ढेर हुए। 10 मई को बीजापुर के पीडिया में 12 नक्सली ढेर हुए। 23 मई को नारायणपुर बीजापुर में 8 नक्सली ढेर हुए। 7 जून को नारायणपुर में 6 नक्सली ढेर हुए। 15 जून को नारायणपुर में अब तक 8 नक्सली ढेर हो गए। अभी ये आंकड़े और बढ़ेंगे। पिछले 3 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज, रायपुर। जी हाँ, तो एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है नक्सलियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश के रायसेन की, जहां पर सेहतगंज की सोम फैक्ट्री पर बाल आयोग ने छापेमार कार्रवाई की है। बड़ी खबर मिल रही है। बचपन बचाओ आंदोलन से शिकायत मिली, जिसके बाद बाल आयोग ने यहां पर कार्रवाई की है। शराब फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से शराब बनवाई जा रही थी। खबर यह है 59 नाबालिग यहां पर काम करते हुए मिले हैं। रायसेन की शराब फैक्ट्री पर बाल आयोग ने कार्रवाई की है। बचपन बचाओ आंदोलन में जो लोग काम करते हैं संस्था में, उसके द्वारा शिकायत की गई थी टीम को, और फिर बाल आयोग की टीम ने एक टीम बनाई। शराब बनाने वाली फैक्ट्री में छापा किया, निरीक्षण किया और छापा मारा, और 59 नाबालिग बच्चे यहां पर शराब बनाते हुए पाए गए हैं। 20 नाबालिग लड़कियां भी हैं। 39 नाबालिग लड़कों का रेस्क्यू भी किया गया है। बच्चों से मजदूरी कराने का काम सामाजिक न्याय विभाग और आबकारी विभाग की मिलीभगत से चल रहा था। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून गो ने आबकारी अफसरों को जमकर फटकार भी लगाई है। यहाँ उपलब्ध आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया, बाकी अधिकारियों ने, कि ये वाला गोदाम उनके संरक्षण में संचालित है। इसलिए निवेदन है कि आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारियों को विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया जाए। आपको जो बोलना है वही बोलना। अदालत वो मुझसे बदतमीजी कर रहा है। तो देखा आपने, आबकारी अधिकारी हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गलती जब पकड़ी गई है तो उसके बाद फिर ये खुलासा हुआ है और अब हाथ जोड़ रहे हैं। जायजा लिया है कि किस तरह से 59 नाबालिग बच्चों के द्वारा ये शराब बनवाई जा रही थी। विस्तार न्यूज संवाददाता ने देखिए।
इस वक्त हम मौजूद हैं रायसेन जिले की सोम डिस्टिलरी फैक्ट्री के सामने, जहां पर आज बाल आयोग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो सोम डिस्टिलरी है जहां पर शराब बनाई जा रही थी और इस शराब बनाने के काम में बच्चों को, नाबालिग बच्चों को उपयोग में लाया जा रहा था। यहाँ पर बाल आयोग की टीम ने आज जब छापा मारा तो 59 बच्चे, जिसमें 20 बच्चियां और बाकी जो पुरुष बच्चे हैं वो यहाँ पर बरामद किए गए हैं, जिनकी उम्र 13 साल से लेकर 17 साल तक बताई जा रही है। आप देखिए जो बच्चे थे वो किस तरीके से लाए जाते थे। ये फैक्ट्री प्रबंधन के सामने यहाँ लिखा जरूर है, देखिए आप, कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर काम के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार बच्चों से काम कराया जा रहा था। इसी बस से बच्चों को, जो बाल मजदूर थे, उनको लाया जाता था अपने गंतव्य से, जो कि भोपाल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों सहित रायसेन जिले के जो गांव हैं, यहाँ से इन बच्चों को लाया जाता था। तो आप ये देख रहे हैं, ऐसी स्कूल बसों से इन बाल मजदूरों को यहाँ पर लाया जाता था और बाल मजदूरी के लिए यहाँ पर उनको जो नॉमिनल तनख्वाह होती थी वो दी जाती थी। तो साफ तौर पर ये जो घटना हुई है इसकी कहीं ना कहीं लोगों ने काफी निंदा की है और खास तौर पर जो बच्चों से संबंधित एनजीओ हैं उनकी कहीं ना कहीं सूचना थी, जिसको लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो खुद अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विजय सिंह राठौर, विस्तार न्यूज, रायसेन। तो लगातार ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। विजय राठौर हमारे साथ रायसेन से जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ गए हैं, एक एक करके दोनों से बातचीत करेंगे। लेकिन विजय, शुरुआत आपसे इसलिए क्योंकि आप जहां पर मौजूद थे वहां पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। जो लापरवाही की बात सामने आ रही है, मिलीभगत की बात सामने आ रही है। हमने देखा है तस्वीरों में एक अधिकारी हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि पहले तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं, जब चोरी पकड़ी गई तो फिर गिड़गिड़ा रहे हैं। पूरा खुलासा कैसे हुआ, बताइए। बिल्कुल विवेक, तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन ये जो पूरी घटनाक्रम है 1-2 दिन का नहीं है, लगातार कई महीनों से, हम यही कह सकते हैं कुछ सालों से भी ये शिकायतें इस प्रकार से मिल रही थी कि इस फैक्ट्री में बाल मजदूरी बड़ी संख्या में कराई जा रही है। कुछ एनजीओ थे जो लगातार बाल आयोग को सूचना दे रहे थे, जिसकी सूचना की पुष्टि होने के बाद जो बाल आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, तो दिल्ली से आए हैं, सीधे अपनी टीम को लेकर उन्होंने खुद छापा मारा है। और आज जब उन्होंने फैक्ट्री के अंदर लाइव रेड की, उस दौरान उन्होंने पाया कि वहां पर 20 से ज्यादा बच्चियां और 39 बच्चे, इस प्रकार को 59 बच्चे यहाँ पर बाल मजदूरी के काम करते नजर आए हैं। हैरत की बात यह है विवेक की राजधानी से मात्र 15 किलोमीटर दूर यह फैक्ट्री है, जहां पर आबकारी विभाग का एक बड़ा दफ्तर भी है, जिस दफ्तर में कई आबकारी विभाग के अधिकारी काम करते हैं, उनके सामने बाल मजदूरी हो रही थी। बड़ी बात आप कह रहे हैं विजय। यही सवाल मैं विवेक से भी पूछना चाहूंगा। विवेक, नाक के नीचे, अधिकारियों के नाक के नीचे इस तरह से बच्चों से बाल मजदूरी करवाया जाना, वो भी एक शराब की फैक्ट्री में, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। क्या कुछ हो रहा है राजधानी में से लेकर, क्या गहमागहमी है? मैं विजय की बात को आगे बढ़ा देता हूं। दरअसल सोम डिस्टिलरी के आसपास आबकारी का दफ्तर है और आबकारी की जिम्मेदारी है कि कितनी शराब बन रही है, शराब किस स्तर की बन रही है, इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कौन लोग मजदूर हैं जो यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं। लेकिन जब आज राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने वहाँ पे छापेमारी की तो राज्य बाल आयोग, श्रम विभाग और आबकारी विभाग, ये तीनों कटघरे में घेरे में है। क्योंकि एक तरफ फैक्ट्री के बाहर ये बैनर लगा दिया जाता है कि यहाँ पे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाती है। वहीं जब छापेमारी होती है तो 50 से अधिक बच्चे वहाँ पे मजदूरी करते हुए पाए जाते हैं और आप उनकी हालत देखेंगे क्योंकि वो केमिकल और शराब रिफिलिंग करते समय उनके हाथों की जब आप स्थिति देखेंगे पूरी तरीके से स्किन गल चुकी है। यानी कि बाल मजदूरी को लेकर बच्चों से कितनी बुरी तरीके से काम कराया जा सकता है, और ये उनके शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। ये बड़ी बात है। विवेक, हम विजय की तरफ फिर चलेंगे। विजय, अब सवाल इस बात को लेकर है कि खुलासा भी हो गया है, कार्रवाई भी हो रही होगी, लेकिन इन सब के बीच इस डिस्टिलरी की फैक्ट्री के बारे में जानकारी दीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या सिर्फ 59 बच्चे ही काम करते हैं या फिर ये संख्या ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल विवेक, मैं आपको बता दूं कि रायसेन जिले की सोम डिस्टिलरी है, जो मध्य प्रदेश के अरोरा बंधुओं की एक बड़ा ब्रांड है, जो सोम के नाम से चलता है। काफी सालों से यहाँ पर संचालित है और इसमें लगभग 2000 मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बाल मजदूरी की जाती है। इसकी शिकायत लगातार मिलती रहती थी, लेकिन आज जब इस बात की यहाँ छापेमारी की गई, इसकी पुष्टि हुई है, जब ये मजदूर सामने आए, क्योंकि वीडियो तो पहले भी कई बार इसके वायरल हुए हैं बाल मजदूरी करते हुए, लेकिन आज जब पुख्ता जानकारी के साथ यहाँ पर आयोग की टीम पहुंची और
उन्होंने जो यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की है तो इससे पुष्टि हो गई है। फिलहाल आयोग की टीम यहाँ पर अभी लगातार 4.5 घंटे हो चुके हैं उनकी कार्रवाई को, वहाँ पर अपनी कागजी खाना पूर्ति कर रही है। अभी भी प्रशासन की और पुलिस की टीम वहाँ मौजूद है। एक एक बच्चे का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनकी एज क्या है, उनके परिवार। विजय और थोड़ा सा क्लियर करिए क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। यहाँ पर लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं नाबालिग जो यहाँ फैक्ट्री में काम कर रही थी। जैसा विवेक ने बताया कि कई सारे विभागों की मिली भगत है, उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा था। वहां पर कितनी लड़कियां हैं? और हमारे साथ इस वक्त विजय मैं आपको रोकूंगा, बाल आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, सीधे उनसे बात करते हैं। प्रियंक कानूनगो जी, स्वागत आपका विस्तार न्यूज में। अब सवाल यही है, जहां पर आपने कार्रवाई की है वहां आपने क्या कुछ देखा, बताइए विस्तार से। देखिए, हमको बचपन बचाओ आंदोलन एक एनजीओ से कई दिन से शिकायत मिल रही थी जी कि सोम डिस्टिलरी नामक एक शराब बनाने की फैक्ट्री है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे बच्चों से शराब बनवाने का काम करवाया जा रहा है जी, और उनको बॉन्डेड लेबर की तरह यूज किया जा रहा है। स्कूल की बसों में भर के उनको वहाँ लाया जाता है जिससे कि लोगों को ये लगे कि स्कूल जा रहे हैं, और वहाँ पे उनका 15-15 घंटे उनसे शराब बनवाने का काम करते हैं जी। हमने आज वहाँ पे इंस्पेक्शन किया तो वहाँ पाया कि लगभग 50 ऐसे बच्चे हैं जो इस काम में लगे हुए थे। अब उनको जब देखते हैं तो उनके हाथों की चमड़ी तक। जी, प्रियंक जी से संपर्क टूटा है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए। जो कार्रवाई हुई है वो सराहनीय जरूर है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालत है वहां पर बच्चों की जो वहां पर काम कर रहे थे उनके, आप देखेंगे कि हथेलियों में जख्म हो गए हैं। बच्चियां वहां पर काम कर रही हैं, नाबालिग लड़के वहां पर काम कर रहे हैं। स्कूल की बसों में ले जाया जाता था, ये बड़ा खुलासा है ताकि किसी को शक ना हो। विजय, स्कूल की बस जिसमें भरकर इन बच्चों को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता था और अब ये खुलासा हो रहा है, और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। बिल्कुल विवेक, मैं आप प्रियंक कानून जी की जो बात थी उसको आगे बढ़ा दूं। हम जब खुद मौके पर मौजूद थे, हमने कई बच्चों के हाथ देखे तो उनके हाथ की जो हथेलियां थी वो गल चुकी थी, क्योंकि बॉटलिंग का वो काम कर रहे थे जिसमें कई बार जो स्पिरिट होता है वो इतनी अधिक मात्रा में होता है कि बच्चों के नाजुक शरीर पर उसका घातक असर भी हो सकता है। लेकिन इन सभी मापदंडों से दूर हटकर यहाँ पर बच्चों को काम में लगा दिया गया। बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के जो मजदूर है उनको भी कोई सुरक्षा मापदंड यहाँ पर नहीं दिखे। और साथ ही जब आज टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है तो अफसर जो थे, आबकारी विभाग के जो जिम्मेदार अफसर थे, वो हाथ जोड़ते नजर आए, जबकि यहाँ पर करीब 30 से 40 आबकारी का अमला यहाँ पर मौजूद रहता है जिनका दायित्व होता है, जिस प्रकार विवेक हमें बता रहे थे कि अपनी ड्यूटी वो किस प्रकार करते हैं। यहाँ सिर्फ स्पिरिट जो बन रही है, जो शराब बन रही है, उसका सिर्फ मापदंड ही नहीं देखना है, उसका अनुपात ही नहीं देखना है, उन्हें यह भी देखना है कि बच्चे हैं या यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर मजदूरी की जा रही है और जो नियम होते हैं फैक्ट्री गाइडलाइन के, बिल्कुल उन नियमों की अवहेलना तो थी विजय, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि देश का भविष्य शराब फैक्ट्री में काम कर रहा है गैर कानूनी तरीके से, यह भी अपने आप में बड़ा मामला है। जिम्मेदारों पर कई सारे सवाल उठते हैं। शुक्रिया आपका विजय और विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है, बाल आयोग की टीम ने एक कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो यही हैं कि स्कूल की बसों में इन बच्चों को भरकर फैक्ट्री तक लाया जाता था, जिसमें लड़कियां भी हैं, बच्चियां भी हैं और लड़के भी हैं। उम्र 18 साल से कम है। फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। एक नौकर जो मालिक बनने की ख्वाहिश रखता है, एक नौकरानी जो सोचती है कि वो मालकिन बन जाए और इसके लिए बाकायदा अपने जाली दस्तावेज तैयार करवाए जाते हैं, फेक वसीयत तैयार करवाई जाती है, उसके बाद जब खुलासा होता है तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है। खबर ग्वालियर से है, पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट। वो नहीं है, संपत्ति हड़प नहीं होती तो मकान बेच के उनको पैसे उनके हाथ में नहीं दे देती मैं, समझ गए। और मैं कोई सलमा वलमा नहीं, झूठा आरोप है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ वसीयत के लिए झूठ बोल रहे हैं। मेरा नामांतरण हो रहा है इसलिए झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रही, वो झूठ बोल रही है। वो हमेशा हमारी नौकरानी ही रही है और हमने उसको हमेशा से पैसा दिया। अब पुलिस ने FIR मेरी 3 महीने के मेहनत के बाद ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि यहाँ 420 है। आईजी ग्वालियर अरविंद सक्सेना ने बताया है कि उनकी नौकरानी सलमा पहले नोएडा में उनके घर में काम करती थी। ये नौकरानी पुरानी थी, इसलिए पूरा परिवार उस पर भरोसा भी किया करता था। इसलिए पिता की देखभाल करने के लिए दीपक सक्सेना ने अपने पिता के पास उसे ग्वालियर भेज दिया। इस बीच सलमा के मन में नौकरानी से मालकिन बनने की हसरत पनपने लगी। इसी दौरान दीपक सक्सेना के पिता का निधन हो गया और सलमा ने पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाए और उसमें अपना नाम सलमा की बजाय मीनू सक्सेना कर लिया।
जब ये बात प्रकाश में आई दीपक सक्सेना जी और उनके बुजुर्ग को, तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसपे बावड़ापुर थाने के अंतर्गत 419-420 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया। फर्जी तरीके से बनाए गए दस्तावेजों में कहीं पर उसे प्रेम नारायण की पत्नी बताया तो कहीं बेटी बनकर दावा पेश कर दिया गया। इस बीच एडिशनल सेक्रेटरी दीपक सक्सेना मार्च के महीने में जब ग्वालियर आए तो सलमा ने अपना घर बताकर उन्हें गुंडों से पिटवा दिया और बाहर निकाल दिया। सलमा मुरैना में दीपक सक्सेना की 2.5 करोड़ की संपत्ति बेचकर नामांतरण करने के लिए आवेदन दिया तो पूरे मामले का खुलासा हो गया, क्योंकि उस संपत्ति में दीपक सक्सेना के चाचा भी हिस्सेदार थे, इसलिए उनकी सहमति के बिना नामांतरण नहीं हो सकता था और उन्होंने इसकी जानकारी दीपक सक्सेना को दे दी। रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी दीपक सक्सेना ने पूरे मामले की शिकायत ग्वालियर पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। तो ये जो पूरा मामला सामने आया है अपने आप में हैरान कर देने वाला है, इसलिए आपको ये हिदायत है कि घर में अगर आप किसी अपने सहायक को रखें तो सोच समझकर उसका बैकग्राउंड भी चेक करें, साथ ही साथ उसकी हरकतों पर भी नजर रखे रहें। पीएम मोदी की गारंटी पूरी करने एमपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। एमपी में भी आजीविका मिशन के तहत लखपति बनेगी दीदी सरकार ने 17 सदस्यों की कमेटी बनाई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस इसके अध्यक्ष होंगे। लखपति बनेगी दीदी आजीविका मिशन के तहत ये योजना, जिसमें 17 सदस्यों की कमेटी सरकार ने बना दी है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचे। सीएम ने उज्जैन में जल गंगा संवर्धन अभियान समेत तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रामघाट में शिप्रा परिक्रमा यात्रा में भी शामिल हुए। सीएम जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पुलिस लाइन स्थित तालाब के गहरीकरण कार्य में शामिल हुए। इसके बाद सीएम रामघाट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा में शामिल हुए। मां शिप्रा का पूजन अभिषेक करने के बाद सीएम यादव का रामघाट पर बने मंच पर स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम ने शिप्रा नदी की महिमा का गुणगान करते हुए उज्जैन शहर की परंपरा और इसके धार्मिक महत्व को बताया। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी नदियां जल स्रोतों की साफ सफाई का काम किया जाएगा और इसी कड़ी में 598 करोड़ की लागत से शिप्रा नदी के शुद्धिकरण का काम भी किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में सभी तहसील, सभी पंचायत, सभी गांवों के अंदर समान रूप से जल गंगा अभियान के माध्यम से जल रचनाओं को लेकर के जल देवता के माध्यम से वरुण देवताओं को हम प्रणाम कर रहे हैं और ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, विशेषता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 20 साल पहले शिप्रा परिक्रमा यात्रा शुरू की थी और आज मूर्त रूप कहीं न कहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु डॉक्टर मोहन यादव के साथ शिप्रा परिक्रमा कर रहे हैं। सर, शिप्रा परिक्रमा बोले शिप्रा मैया की जय। हम सबका सौभाग्य उज्जैन में माँ शिप्रा की परिक्रमा गंगा दशमी के अवसर पर होती है। नवमी और दशमी की 2 दिन यात्रा होती है और हजारों लोगों के साथ मैं भी कर रहा हूँ। मेरे अपने प्रदेशवासियों को बधाई। सर, जो सपना देखा था शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर, वो भी आपने आज साकार कर दिया। निश्चित रूप से वो सब करना ही है, वो जरूरी है, सारा काम है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो सपना देखा था वो साकार होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ऐसा ही नज़ारा उज्जैन की आज महाकाल की धरती में दिख रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ चल रहे हैं और इनका जो सपना था कि शिप्रा को शुद्ध करना है और सिंहस्थ का ऐतिहासिक नज़ारा, सिंहस्थ में लाखों करोड़ों जो भक्त आएंगे वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव का जो सपना था आज वो मूर्त रूप ले चुका है और खान डाइवर्शन को लेकर भी 598 करोड़ की योजना का आज भूमि पूजन डॉक्टर मोहन यादव के हाथों से होगा। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भाई नारायण यादव भी शिप्रा परिक्रमा में शामिल हुए और हजारों श्रद्धालुओं के साथ परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। नारायण यादव से बात की है विस्तार न्यूज संवाददाता संतोष कृष्णानी ने। शिप्रा परिक्रमा यात्रा आज पावन स्थल महाकाल की नगरी से निकली और शिप्रा का आशीर्वाद डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया है। उनके साथ तमाम हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो शिप्रा परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे में उनके जो भाई नारायण यादव वो भी शिप्रा परिक्रमा में शामिल हुए हैं, वो भी पैदल कर। आप भी शिप्रा परिक्रमा में शामिल हुए? शिप्रा परिक्रमा निरंतर 20 साल से मोहन जी के
विजन का हिस्सा है और मोहन जो है उज्जैन में जब भी रहते हैं शिप्रा पृथ्वीकरण के लिए हमेशा निरंतर और पर्यावरण की दृष्टि से निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उसी की एक कड़ी में ये शिप्रा परिक्रमा है और इसको जो है सिंहस्थ के पहले शिप्रा को गंदे ये खान नदी के जो है गंदगी से मुक्त करने की मानसिकता लेके प्रयास चल रहा है। सबसे एक मोहन यादव जी ने जो सपना देखा था अब वो साकार होते नजर आ रहा है। शिप्रा में जो गंदे नाले मिलते हैं अब वो नहीं मिलेंगे। जी वही उसी विजन के हिसाब से इस अगले 4 सालों में शिप्रा को गंदगी मुक्त कर देंगे और पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा 485 करोड़ की योजना का आज भूमि पूजन है। ये नारायण यादव जी ने बताया कि 4 साल के भीतर पूरी तरह शिप्रा को शुद्ध किया जाएगा और उसी तारतम्य में शिप्रा परिक्रमा चल रही है जो आस्था का जन सैलाब हो रहा है। आप देखते हैं महिलाएं भी है जो भजन गाकर यहाँ पर चल रही है। अद्भुत तरीके से यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का लाभ ले रहे हैं और ऐसे में तमाम जो जिले के अधिकारी है वो जिला कलेक्टर हो पुलिस अधीक्षक हो वो भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा संभाले हुए हैं। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। दुर्ग की खबर है जहां पर जामुल क्षेत्र इस समय भयंकर जल संकट से जूझ रहा है। परेशान हो चुके लोगों के पास प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। जामुल की जनता सड़कों पर उतर आई है। नगर पालिका पर जमकर प्रदर्शन किया गया। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हालात हर साल ऐसे ही बनते हैं। हर साल समाधान होगा यह आश्वासन दिया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला इस समय जल संकट से जूझ रहा है। दुर्ग जिले की जामुल नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में जल संकट के हालात हैं। ये जल संकट हर साल लोगों की परेशानी बढ़ा देता है। तालाब और बोरिंग पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब केवल लोगों को टैंकर के सहारे ही जीना पड़ रहा है। टैंकर दिन में एक बार ही आता है और 2 बाल्टी से ज्यादा पानी नहीं मिल पाता। भारी जल संकट से लोग परेशान हैं और अब प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। परेशान होकर जामुल की जनता अब सड़कों पर उतर आई है। नगर पालिका के मुख्य गेट पर जमकर प्रदर्शन किया, मटका फोड़कर अपना विरोध जताया। लोगों ने कहा कि 2 बूंद पानी के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। लोगों के प्रदर्शन को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर का साथ मिला, जिन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए। नगर पालिका में विगत 2 महीने से जब से गर्मी शुरू है तब से पानी की कमी चल रही। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत चरम सीमा है। कई बार इसकी शिकायत हम लोगों ने पालिका में किया। अभी 3 तारीख को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, उसमें कोई कार्यवाही नहीं। 7 दिन का हम लोगों ने समय दिया है, 7 को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और यदि 7 दिन के अंदर इसमें यदि कोई इसमें कार्यवाही नहीं होती तो हम तो इसके लिए उग्र आंदोलन और पूरे हम जामुल की जनता आएगी इसमें। लोग परेशान हैं और सियासत है कि मान नहीं रही। जामुल पालिका के अध्यक्ष ईश्वर कुमार ठाकुर ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से कुछ स्थानों पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। निगम के टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी सप्लाई किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे सब बेबुनियाद हैं। इसके पहले भी पूर्व में पालिका चला है और पूर्व में जितने आरोप प्रत्यारोप और वीडियो क्लिपिंग चला है भ्रष्टाचार के मामले में, वो आज 2 साल 2.5 साल में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कैसे पूरे जनप्रतिनिधि मिल के उसकी व्यवस्था बना रहे, टैंकर के माध्यम से हर वार्ड में पानी पहुंचे, हमारे लोग पानी के लिए ज्यादा तकलीफ ना हो, इसके बारे में हम लोग लगातार प्रयासरत है पूरे जनप्रतिनिधि। लेकिन कुछ ओछी मानसिकता के जो लोग हैं जिनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ऐसे लोग यहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सियासत अपनी जगह है लेकिन लोगों की परेशानी का समाधान होना चाहिए। लोगों को जब मूलभूत सुविधाओं का ही फायदा नहीं मिल पाए तो करोड़ों की सरकारी योजनाओं का क्या ही मतलब। निराशाजनक बात तो यह है कि ये हालात हर साल बनते हैं। लोगों की परेशानी के समाधान की बात भी हर साल कही जाती। बड़े बड़े दावे होते हैं लेकिन दावों की हकीकत सबके सामने है। दुर्ग से विस्तार न्यूज के लिए दिलीप शर्मा की रिपोर्ट। तो दावों की हकीकत की पोल खोलती तस्वीरें आपने देख ली हैं। आज की तारीख को जरा याद कर लेते हैं। 15 जून है आज। वैसे तो आपको 15 जून को क्या हुआ था ये शायद ही एहसास हो, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आज का काला दिन क्यों कहा जाता है भारत के इतिहास में। क्योंकि आज 15 जून को काला दिवस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज देश के टुकड़े के लेकर सहमति बनी थी।
देश के इतिहास में यह काला दिन इसलिए है क्योंकि भारत के टुकड़े होकर उससे पाकिस्तान एक नया देश बनाया जाएगा, इसको लेकर कांग्रेस ने हामी भरी थी। आज के दिन ही भारत के बंटवारे का बीज पड़ा था, जिसमें लाखों लाख लोगों की मौत हो गई थी और लोगों को पता ही नहीं चला था कि वो किसी और देश के वासी होने जा रहे हैं। क्या हुआ था 15 जून को? कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश योजना को मंजूरी दे दी गई थी, यानी कि हामी दे दी गई थी कि ठीक है, भारत के 2 टुकड़े कर दीजिए, पाकिस्तान नया बना दीजिए। तो आज ही का वो दिन था जब इस पर चर्चा हुई, इस पर सहमति हुई। हुआ क्या था इसके बाद आपको पता ही होगा, दोनों तरफ से कत्लेआम हुआ था। 15 जून 1947 को भारत पाकिस्तान बंटवारे को मंजूरी मिली और आज का दिन काले अक्षरों में दर्ज किया गया, इसलिए आज काला दिवस के तौर पर याद करना चाहिए। ये नेगेटिव डे है आज के लिए, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज भारत के टुकड़े हुए थे। भारत में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की आग भड़की, दोनों तरफ से लाखों लाख लोगों की मौत हुई। आपने देखा होगा ट्रेनों में भर भर कर लाशें आई थी और जो कुछ हुआ वो अभी भी याद किया जाता है। अंत में 15 अगस्त को देश का जो बंटवारा हुआ वो आपके सामने है और पाकिस्तान फिर एक नया राष्ट्र बना और आज भी वो देश के लिए नासूर बना हुआ है।